Hello, myself Payal Srivastava. I am from MA Second Political Science. So मेरे IFP का प्रेजेंटेशन टॉपिक है इंडियाज़ डिसीजन टू रिमेन इन कॉमनवेल्थ 1949। तो हम अगर इसकी बात करें तो इंडिया इंडिपेंडेंस पाने के बाद 1947 में उसके पास एक बहुत क्रिटिकल चॉइस उसके सामने आके खड़ी हुई थी कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहे या ना रहे। और इसमें नेहरू, माउंटबेटन और ब्रिटिश की जो लीडरशिप थी उसका की रोल था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया पहला रिपब्लिक था जो कि कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया, और बाकी जो डीकोलोनाइज कंट्री थे, जो न्यूली इमर्जिंग डीकोलोनाइज कंट्रीज़ थे, वो भी जो है इस बात को लेके एश्योर हो चुके कि एश्योर हो सके कि हम जो है कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि इंडिया का जो स्टैंड था वो एंटी कॉलोनियल था, तो वो कॉमनवेल्थ ज्वाइन क्यों किया। तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम कॉमनवेल्थ का देखें तो ये ब्रिटिश एम्पायर का इवोल्यूशन है जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बना। इस टर्म को कॉइन किया था लॉर्ड रोजबेरी ने 1884 में। इसके स्टार्टिंग के मेंबर्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका था, जो कि पूरा वाइट डोमिनेटेड था। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये शिफ्ट आया कि हम जो है ऐसा क्यों हो कि केवल वाइट डोमिनेटेड रहे कॉमनवेल्थ, हम लोग इसकी मेंबरशिप को चेंज करके इसे रीडिफाइन करेंगे, जिसकी वजह से ये हुआ कि कुछ डीकोलोनाइज्ड स्टेट भी इसको ज्वाइन करने लगे। और अब वो एक कोई फॉर्मल अलायंस नहीं था, ये केवल सिंबॉलिक एसोसिएशन था। अब ये सब जो हुआ वो क्यों हो पाया, उसमें माउंटबेटन का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि बात ये हुई थी कि जून 1948 में हम लोग पावर ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन माउंटबेटन ने अर्ली ट्रांसफ़र किया अगस्त 1947 में। एंड देयर वर सेवरल रीजंस फॉर दिस अर्ली ट्रांसफ़र विच इंक्लूड प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स, इंश्योर गुडविल बिटवीन यूके एंड इंडिया एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और माउंटबेटन की जो रिपोर्ट थी 1947 में उनमें उनका एक स्टेटमेंट था, द अगस्त ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज इनहेरेंट इन द पार्टीशन सोल्यूशन। सो वाई इंडिया कंसिडर्ड स्टेइंग। तो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट था इंडिया के लिए कि उसका प्रेस्टीज बढ़ेगा, कि वो एक ब्रिटिश जैसी जो एक वर्ल्ड पावर के रूप में देखी जा रही थी, कि उस कंट्री के साथ वो उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो उसका एक प्रेस्टीज बढ़ेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, जो उसके ओवरसीज़ रहते थे, मतलब जैसे कि हमें पता है कि इंडिया का डायस्पोरा कितना स्ट्रांग है, हर जगह पाया जाता है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, और जो वो ये इंश्योर कर सके कि यूके से उसे अभी भी इकोनॉमिक और मिलिट्री एड मिले। तो नेहरू भी काफ़ी प्रैग्मेटिक वो लेते हैं इसमें कि हम लोग जो है इससे हमारी सॉवरेनिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसके साथ जा सकते हैं। और ये मेंबरशिप कैसी थी, वॉलेंट्री थी और नॉन बाइंडिंग थी, यूएन की तरह भी नहीं था। तो फिर लंदन डिक्लेरेशन होता है अप्रैल 1949 में। इंडिया एक रिपब्लिक था और वो ब्रिटिश मोनार्क को एज अ सिंबॉलिक हेड मानते हुए, मतलब उसकी सॉवरेनिटी को बिना वो अफेक्ट किए, उस एसोसिएशन को ज्वाइन करता है, फ्री एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। नेहरू का स्टेटमेंट रहता है, वी अचीव इंडिपेंडेंस विद गुड विल नॉट हॉस्टिलिटी, मतलब अब इंडिया को कोई द्वेष नहीं है। नेहरू ने जो जस्टिफिकेशन दिया था पार्लियामेंट में फरवरी की 1950 की स्पीच में कि इससे सॉवरेनिटी का लॉस नहीं होगा, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी में नहीं हस्तक्षेप करेगा। इसको क्रिटिसाइज़ किया था एम एन रॉय ने कि ये एक तरीका का न्यू कॉलोनिज़म है, लेकिन नेहरू ने इस बात को काउंटर किया था कि ये अलायंस कोई सब्जुगेशन नहीं है। फिर अगर हम देखें कि इसके क्या क्या अपोजिशन थे, क्या क्या क्रिटिसिज्म थे, तो उसको एक जो इंडिया का जो एंटी कॉलोनियल स्टैंड था उसको बिट्रे करने जैसा लिया गया। एम एन रॉय ने इसको कहा कि ये जूनियर पार्टनरशिप है विद ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, कि हम अभी भी मान रहे हैं कि हाँ हम उनसे जूनियर हैं, उनसे निकले हुए हैं, तो ये हमारा एक मिसट्रस्ट है या अंडर कॉन्फिडेंट है कि हम अभी भी उसके साथ रहना चाह रहे हैं। और ये पॉलिटिकल ये जो सेंटिमेंट है ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होगा बाद में। फिर नेहरू ने इस बात को काउंटर किया था 1949 के ब्रॉडकास्ट में, आई हैव नेवर एक्टेड अगेंस्ट इंडियाज़ ऑनर, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था क्योंकि इससे सवर्निटी हमारी बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगी, तो और मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि इंडिया के ऑनर को मैं डिसरिस्पेक्ट करूँ। और इससे क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया को, पहले तो डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया को, अभी वो न्यूली इमर्जिंग नेशन था तो उसको अपार्थाइड, डीकोलोनाइजेशन जैसे मुद्दे को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। इकोनॉमिक टाइज और जो इंग्लिश लैंग्वेज का एडवांटेज था, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो जो नेहरू का विजन था वो गुडविल था। और फिर इसके बाद अगर हम देखें
कि कैसे ये बाकी जो एक एग्जाम्पल सेट करता है प्रेसिडेंट फॉर द अदर नेशंस। ये जो डिसीजन था इंडिया का, वो उसने दूसरे कंट्रीज़ को भी मोटिवेट किया। इंडियाज़ डिसीजन पेव द वे फॉर अदर कॉलोनीज़ जैसे घाना है, मलेशिया है। और इसकी लीगेसी ये थी कि कॉमनवेल्थ आज 56 मेंबर कंट्री है, जिसमें मोस्टली रिपब्लिक है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये डीकोलोनाइजेशन को पीसफुली जो हो पाया, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना